नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जो कि हमारा है परमाणु एवं अणु। अगर सबसे पहले हम जिक्र करें तो परमाणु क्या होते हैं, जिनके बारे में आपने पहले भी सुना है परमाणु के बारे में। तो आखिर परमाणु क्या होते हैं? तो अगर हम देखें, हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का अगर हम देखें कि वो वस्तुएं किसी न किसी छोटी इकाई से मिलकर बनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेना चाहें, मेरे पास एक चाक का टुकड़ा आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इस चाक के टुकड़े को तोड़ता चला जाऊं, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, अभी इस पीस का भी मैं और अगला टुकड़ा करूं, अंत में हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उस स्टेज के बाद उसको तोड़ना असंभव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किसी भी पदार्थ को अगर हम देखें तो वह ऐसी इकाइयों से मिलकर बना है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वह छोटी से छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। इसके बारे में अगर हम देखें तो पूर्व काल से ही हमारे भारतीय दार्शनिक भी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। जैसे महर्षि कणाद हो गए, पप्पू कात्यायन हो गए, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि जो परमाणु विभिन्न जो द्रव्य हैं हमारे पास, वह सभी छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बने हैं और उसी इकाई को परमाणु कहा जाता है। अभी विभिन्न आपने बताया कि परमाणु जो है वो आपस में, आप अपने चारों तरफ अगर देखना चाहें तो बहुत सारी ऐसी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। हम नमक का जिक्र कर लें, जो हम दैनिक जीवन में अपने घर में यूज करते हैं। चीनी का जिक्र कर लें। हमारे जो दांत हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, और हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में आप मारकर देख पा रहे हो, ये बोर्ड है, ईंटें हैं, बहुत सारी अन्य वस्तुएं। प्रत्येक वस्तु की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह परमाणु होती है। जैसा कि आप 10वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे कि जो विभिन्न परमाणु, जो आज तक ज्ञात जो परमाणु हैं, जिनकी कुल संख्या 118 है, जिनको एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है, वह 118 तत्व आपस में रिएक्शन करके और तब हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसा कि हम अपने आसपास देख पाते हैं, वह बनाते हैं। अभी किस प्रकार से विभिन्न परमाणु आपस में रिएक्शन करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, तो उनके लिए कुछ नियम हैं। और जो नियम है हमारे पास कि किस प्रकार से परमाणु आपस में संयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, तो हमारे पास बेसिक 2 नियम है। उनका अगर हम जिक्र करें, उन 2 नियमों का, तो हमारे पास रासायनिक संयोजन के 2 नियम आते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और यदि दूसरे नियम का हम जिक्र करें तो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो आखिर ये नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभी आप पूछेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई नए पदार्थ बनते हैं, उनको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं। जैसे कागज को, यदि कागज जलता है तो उस दौरान जो हमारे पास ऊष्मा, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, वह नए पदार्थ है, इसलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो वह परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो हमारे पास जो पहला नियम आता है कि विभिन्न परमाणु आपस में संयोग करके नए पदार्थ किस प्रकार बनाते हैं, तो उसके लिए 2 बेसिक नियम हमने बताए। पहला नियम जो है वह हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान जो द्रव्यमान होता है वह संरक्षित रहता है। इट मीन्स जो द्रव्यमान है उसको ना हम उसका सर्जन कर सकते हैं और ना उसका विनाश कर सकते हैं। यानी कि हम द्रव्यमान अपनी तरफ से नहीं बना सकते, नहीं समाप्त कर सकते। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हमने ये कॉनिकल फ्लास्क, जिसको हम शंक्वाकार फ्लास्क के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब, जो परखनली है, वो लटकाई हुई है धागे की सहायता से, और उसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन दिया है परखनली में, और हमने जो शंक्वाकार फ्लास्क है उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट का विलयन लिया है। इस विलयन को हमने कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, जब हम थोड़ा सा झुकाते हैं और जब परखनली से विलयन जो हमारे पास
परख नली में सोडियम कार्बोनेट मिक्स हो जाता है, तब हमारे पास नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नए पदार्थ जो हमारे पास बनता है वो बनता है कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। ये नया पदार्थ बनता है। हमने क्या किया, ये रिएक्शन करने से पहले हमने जो कुल द्रव्यमान था हमारे पास, यानी कि जो परख नली हमने लटकाई कॉपर सल्फेट के साथ, और जो शंक्वाकार फ्लास्क में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसका हम द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं, यानी उसका वजन हम कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं हम। और जब ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनता है, उसके बाद भी हम दोबारा द्रव्यमान करते हैं। हम पाते हैं कि द्रव्यमान जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन के बाद रहता है, जो यह बताता है कि अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान बना है और ना द्रव्यमान खत्म हुआ है। इट मीन्स जो हमारे पास द्रव्यमान है वह संरक्षित रहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अभी दूसरा नियम क्या आता है? दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। अभी हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, जल का अगर फार्मूला आप सभी को पता है H2O होता है, जल को हम H2O से लिखते हैं। अभी कई बार हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि H2O क्या इस तरह क्यों लिखा जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये भी चीजें अभी हम सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। बाकी इसमें अगर हम देखना चाहें तो यह एक नियम के तहत इस प्रकार का होता है। जो भी कोई हमारे पास यौगिक बनता है वो नियम के अनुसार बनता है, और वह नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम क्या कहता है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो जो तत्व होते हैं वो स्थिर अनुपात में, द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा आपके समझ में कम आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल से जब देख रहे हैं H2O में, अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार कितनी मात्रा है, तो वह है उसका अनुपात। अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो वह 1:8 है। यानी कि जो द्रव्यमान लिया हमने वह 1 भाग किसका है? हाइड्रोजन का है, और 8 भाग किसके हैं? ऑक्सीजन के। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि यदि मैं कहूं कि मेरे पास 9 ग्राम जल है तो उसका मतलब ये हो गया उसमें 1 ग्राम जो पार्ट है वह तो हाइड्रोजन का है और 8 ग्राम जो पार्ट है वह ऑक्सीजन का है। उसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि मेरे पास 18 ग्राम जल है तो उसमें हाइड्रोजन का मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा का यदि हम जिक्र करें द्रव्यमान के अनुसार तो कितनी कितनी है? तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 ग्राम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम हो गई। अगर हम इनको गौर से देखें तो ये आपस में 1:8 के अनुपात में संयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से यौगिक का निर्माण हुआ है, जल के अणु का निर्माण हुआ है। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। दूसरा एक एग्जाम्पल है, यदि अमोनिया का हम केस लें तो अमोनिया में भी इसी प्रकार से, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में द्रव्यमान के 14:3 अनुपात में संयोग करके तब अमोनिया को बनाते हैं। यह जो होता है यह स्थिर होता है, इसमें हम कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। परमाणुओं द्वारा यौगिक बनाने के लिए जो दो हमारे पास थ्योरी दी गई, दो सिद्धांत जो दिए गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का जो नियम था, उस पे बेस जो पहली थ्योरी हमारे पास दी गई वह थ्योरी 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई, जिसे हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सबसे पहली थ्योरी थी जो किस प्रकार से परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उस थ्योरी में बिंदुवार हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए। जो हमारे पास पहला पॉइंट है इस थ्योरी का, वो बताता है कि जितने भी हमारे पास द्रव्य हैं वह सभी, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, ठोस है, द्रव्य है या हमारे पास गैस है, वो सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बने। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम परमाणु को ना बना सकते हैं ना परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। उसके बाद वो थ्योरी कहती है कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते।
उसके बाद जो थ्योरी का पॉइंट है वो कहती है कि जब एक जैसे किसी भी एक तत्व के जो परमाणु होते हैं उन सभी के रासायनिक गुणधर्म और उनके द्रव्यमान समान रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं मान लो मैंने कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो लोहे का टुकड़ा मैंने मान लो कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया, उस लोहे के टुकड़े में वह सारे आयरन से जो एटम है उसके Fe उनसे मिलकर बना है, उसके छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वो सारी क्या होंगी? आयरन की होंगी। अभी उन सब के द्रव्यमान और उन सब के रासायनिक गुणधर्म वो समान होंगे, ये कहता है। यानी एक जैसा कोई तत्व मैंने लिया है, उस तत्व के रासायनिक गुणधर्म और उसके द्रव्यमान वो समान रहेंगे। अब आता है अगला पॉइंट कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने अगर दो परमाणु ले लिए, मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब अगर इनमें देखें हम तो हाइड्रोजन जो है इसके रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे और ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे। इसी प्रकार से इनके जो द्रव्यमान होंगे वह भी अलग अलग होंगे। उसके बाद ये अगला पॉइंट है इस थ्योरी का कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका क्या मतलब है? जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो पूर्ण संख्या में संयोग करके और फिर यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ वाटर का लें तो उसमें हम कहेंगे कि H2 और O2 ये दोनों मिलकर H2O बना रहे हैं, तो यहाँ ये पूर्ण संख्या में संयोग करेंगे। पूर्ण संख्या में इन्होंने संयोग किया और फिर हमारे पास क्या बना दिया? इन्होंने वाटर बना दिया। उसके बाद ये है कि कोई भी यौगिक जो होता है, अगला पॉइंट जो इसका है थ्योरी का, कोई भी जो यौगिक होता है उसमें परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो मैंने एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल का, यदि हम एग्जांपल है H2O का ही, तो इसमें ये हमारे पास फिक्स होगा कि दो ही हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, यानी कि उनकी संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। इसी प्रकार से हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मान लो हमने एग्जांपल यहां ले लिया H2SO4, इसका अगर एग्जांपल लें तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो इनकी संख्या भी निश्चित है और इनके प्रकार भी निश्चित है, यानी कि हमने 2 ही हाइड्रोजन लेनी है, सल्फर 1 लेना है और ऑक्सीजन 4 लेनी है, तभी हमारे पास वो यौगिक निर्मित होगा। परमाणु के यदि आकार का हम जिक्र करें तो परमाणु का आकार कितना होता है? तो अगर हम देखें परमाणु का आकार, हमारे पास जो हमारी कागज की शीट है उस कागज की शीट में लाखों परमाणु रखे जा सकते हैं, इतना छोटा आकार होता है। हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन गैस है जैसा आप जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने देखी है? क्यों? उसका कारण यह है इनका आकार इतना छोटा है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। उसी प्रकार से अभी आता है कि इनका आकार आखिर इतना छोटा कितना है, तो उनकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या जो होती है परमाणु की, वह नैनोमीटर में मापी जाती है, जिसमें हमारे पास 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अभी उसके बाद आता है हमारे पास कि जो विभिन्न परमाणु हैं उनके प्रतीक किस प्रकार से, कहां से लिए गए प्रतीक किस प्रकार से। तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमारे पास परमाणु कम थे तो परमाणुओं का जो नामकरण हुआ या उनके प्रतीक दिए गए वह उनकी स्थान की उत्पत्ति और वो किस प्रकार से दिखाई देते थे उस प्रकार से दिए गए। यदि हम उदाहरण लें कि हमारे पास जैसे हमने कॉपर का उदाहरण लिया, तो क्योंकि कॉपर की उत्पत्ति साइप्रस से हुई इसलिए उसका नाम कॉपर रख दिया गया। उसी प्रकार से गोल्ड का अगर हम देखें तो गोल्ड जो है क्योंकि वह चमकीला था, पीला चमकीला, इसलिए उसका नाम जो है गोल्ड रख दिया गया। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में परमाणु आए उनका नामकरण किया गया, लेकिन बाद में जो परमाणुओं का नामकरण किया गया वह IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक संस्था है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं, जो ज्ञात अभी हमारे पास 118 परमाणु हैं, उनका नामकरण, उनकी परमाणु संख्या, उनकी द्रव्यमान संख्या, उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यह सभी उनकी अवस्थाएं, यह सभी IUPAC द्वारा निर्धारित की गई। परमाणु के द्रव्यमान का हम परिकलन किस प्रकार से करते हैं? जिस प्रकार से आप मार्केट से सामान लेने के लिए जाते हैं और आप जब भी कोई सामान
दुकान से लेते हैं, आप देखते हैं कि जो दुकानदार होता है वह जिस तराजू में आपको सामान तोल के देता है वह उसके लिए कोई मानक इकाई वजन को आप रखता है एक तरफ और उसके अनुपात में उसके वजन के अनुसार आपको कोई भी वस्तु तोल के देता है। तो इसी प्रकार से परमाणु के द्रव्यमान का परिकलन किस प्रकार से किया गया, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया गया है कि हम मान लो एक तरबूज को एक एग्जाम्पल लें कि तरबूज के हमने 12 इक्वल भाग कर दिए और उसके एक भाग को हमने एक मानक इकाई के रूप में लिया और उस मानक इकाई के अनुसार हमने बाकी इकाइयों के वजन निर्धारित किए। उसी प्रकार से हमने जो विभिन्न परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए कार्बन 12 के 12वें भाग को मानक इकाई के रूप में लिया और उस मानक इकाई के अनुसार हमने विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान निकाले। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, इस 1 का क्या मतलब है परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब यह है यह कार्बन 12 के 12वें भाग का इसका द्रव्यमान 1 गुना है। कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान का हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 गुना है, तब इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान का 16 गुना है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि सोडियम का 23 परमाणु द्रव्यमान, इसका क्या मतलब है, तो इसका अर्थ है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान का 23 गुना है। इस प्रकार से जो हमारे पास अलग अलग परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का परिकलन किया गया है। सापेक्ष इकाई जो है हमने कार्बन 12 के 12वें भाग को सापेक्ष इकाई मानकर विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान परिकलित किए। अणु किसे कहते हैं, अणु जो होते हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं वह परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परमाणु जो है अधिकतर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन गैस, जैसा नाइट्रोजन गैस, जैसा कि हाइड्रोजन गैस, ये सभी, या हम H2O का जिक्र करें तो इन सभी में 2 या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में मिले, तो 2 या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर सकते हैं और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अभी हमारे पास आता है आयन क्या होते हैं, तो आयन जो होते हैं वह आवेशित कण होते हैं जिन पर कोई आवेश होता है, जिन पर धनात्मक आवेश होता है ऐसे कण धनायन कहलाते हैं और जिन कणों के ऊपर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह के कण ऋणायन कहलाते हैं। जैसे हमें पता है जो मेटल्स होती हैं, धातुएं जो होती हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन देने के गुण होते हैं इसलिए वह सभी धन आयन बनाती हैं। जैसे हमारे पास सोडियम के ऊपर जमा का 1 आवेश है और उसी तरह मैग्नीशियम के ऊपर जमा का 2 आवेश है, तो ये दोनों कैसे कण हैं, हमारे पास धनात्मक आवेश के कण हैं जिनको हम धन आयन कहते हैं। और उसी प्रकार से ऋणात्मक आयन कौन से होते हैं, जिन पर ऋण आवेश होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं क्लोरीन जिस पर 1 घटा का आवेश है और सल्फेट ग्रुप जिस पर घटा का 2 आवेश है, यह दोनों ऋणात्मक ऋण आयन के उदाहरण है। यह जो सल्फेट आयन हमने लिया है यह बहुपरमाणु आयन का भी उदाहरण है, जिसमें जो आयन है उसके अंदर परमाणु 1 से ज्यादा हो। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और इस सारे आयन के ऊपर जो है आवेश जो है वो -2 है। तो इस प्रकार का आयन क्या कहलाता है, बहुपरमाणु आयन कहलाता है। अभी हमारे पास आता है यदि हम किसी रासायनिक सूत्र को लिखते हैं तो हमारे पास कौन सा तरीका है रासायनिक सूत्र को लिखने का, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है, जब भी कोई रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का लिखा जाएगा तो उसमें उसका आयन और उसकी संयोजकता संतुलित होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का, तो NaCl में हमने एग्जाम्पल बार ये एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है NaCl, और एग्जाम्पल हम देखते हैं HCl। ये आखिर इसी प्रकार से आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इसी प्रकार से हमने NaCl क्यों लिखा, आखिर हमने NaCl2 क्यों नहीं लिखा जिस प्रकार हमने H2O में लिखा था।
या हम कह लें कि हमने HCl क्यों लिखा, H2Cl क्यों नहीं लिखा, या HCl2 क्यों नहीं लिखा। तो इन सभी के लिए हमारे पास हमें इनके आयन और इनकी संयोजकता का हमें ज्ञान होना चाहिए, और वो हमारे पास संतुलित जब होगी तभी हमारे पास कोई रासायनिक सूत्र बनेगा। जिस प्रकार से हमें पता है सोडियम एक धनायन है जिस पर जमा का एक आवेश होता है, और जो क्लोरीन है वह एक ऋण आयन होता है जिस पर माइनस का एक आवेश होता है। अगर हम इन दोनों को देखें तब हमारे पास आवेश जमा का एक और माइनस घटा का एक आवेश दोनों मिलकर आवेश शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है। उसी प्रकार से H2O में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर जमा का एक आवेश होता है, 2 हाइड्रोजन पे 2 जमा का आवेश, और ऑक्सीजन पे हमारे पास -2 आवेश होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास संतुलित हो गए। तो इस प्रकार से कोई भी जब हमारे पास सूत्र जब हम बनाएंगे तो जो आयन है उनकी संयोजकता क्या होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए। अगला है जो यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बनते हैं उनमें हमेशा हम पहले धातु को लिखते हैं तथा बाद में अधातु को लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप NaCl में देख पा रहे हैं, यह कभी भी आपको Cl Na लिखा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी Cl Na लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह लिखने का गलत तरीका है। हमेशा जब भी किसी धातु अधातु से निर्मित यौगिक को लिखते हैं तो उसमें हमेशा धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को बाद में लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो बहुपरमाणु आयन होते हैं उनमें उनसे जो निर्मित यौगिक होते हैं उनमें आयन को हम कोष्ठ में रखते हैं और उसके बाद हम अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं बोर्ड पे अमोनियम सल्फेट का यदि हम एग्जाम्पल लें तो इसमें हमारे पास जो अमोनियम आयन है उसके ऊपर जो है +2 का चार्ज है और उसको हमने ब्रैकेट में रखा है और उसको अनुपात दर्शाने वाली संख्या को 7 लिखा गया है। तो इस प्रकार जो बहुपरमाणु आयनों से निर्मित यौगिक होते हैं उनमें हम जो आयन होते हैं उनको ब्रैकेट में रखते हैं और उसके बाद अनुपात दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यौगिक का सूत्र, किसी यौगिक का सूत्र हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से किसी यौगिक का सूत्र बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किसी यौगिक की जो संयोजकता है उसमें जो परमाणु है उनकी संयोजकता का पता होना चाहिए, या फिर आयन्स हैं तो उन पे कितना आवेश है उसका पता होना चाहिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की संयोजकता का हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी 1। तो हमने इस प्रकार से उनको आपस में क्रॉस हमने रखा है और जो संयोजकता है वह हम उनके साथ रखेंगे इस प्रकार से नीचे, कि इस केस में हम हाइड्रोजन को 1 और क्लोरीन का भी 1 एक को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा HCl भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको यदि हमने दिखाना हो तो उसमें हमने एल्यूमिनियम के लिए उसकी आवेश कितना होता है +3 और ऑक्सीजन का आवेश कितना है -2। तो उस प्रकार से हमने इसको क्रॉस में रखा और इनके साथ जो संख्या है वह है उनके साथ रखी, तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया Al2O3। इस प्रकार से अलग अलग यौगिकों के सूत्र हम बना सकते हैं, उनके संयोजकता और उनका आवेश हमें परमाणु का पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमें आणविक द्रव्यमान। किसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। आणविक द्रव्यमान का परिकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? किसी अणु में जो परमाणु उपस्थित हैं उन सभी के हम अलग अलग परमाणु द्रव्यमान यदि ऐड कर दें तो हमारे पास उस अणु का आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया H2O का द्रव्यमान यदि हम परिकलित करना चाहें तो हम किस प्रकार से परिकलित कर सकते हैं? तो उस केस में मैंने हाइड्रोजन अब कितनी है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1 हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 1 है और 1 ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वह होता है 16 यूनिट। तो हमने क्या किया, क्योंकि 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह 1 यूनिट होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 16 है,
हमने उसको रख दिया, तो इस प्रकार से हमारे पास 2 + 16 वो हमारे पास कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान को परिकलित कर सकते हैं। उसी प्रकार से सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन भी हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास किसी यौगिक का इकाई सूत्र का हमें पता है, तो उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान वो बिल्कुल ठीक इसी तरह से आणविक द्रव्यमान की भांति ही हम परिकलित करते हैं, जिसमें उस सूत्र के अंदर जो जो आयन हमारे पास आए हैं उनका द्रव्यमान हम रखेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन हो जाएगा। जिस प्रकार से यदि हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड का हमारे पास इकाई सूत्र है NaCl। यहाँ हमारे पास सोडियम का जो सोडियम आयन जो होता है हमारे पास, उसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो वह है 23 यूनिट, और हमारे पास क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वह है 23 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सोडियम 1 है, और जो हमारे पास क्लोरीन है वह है 1। तो क्लोरीन जो होता है आयन, उसका द्रव्यमान होता है 35.5, और यह हमने रख दिया। तो हमारे पास जो दोनों का यदि हम सम करें तो हमारे पास आता है 58.5 यूनिट। तो इस प्रकार से हम सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन भी कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट, यदि हम परमाणुओं का जिक्र करें, जैसा कि आपको पता है कि एक कागज की शीट के अंदर लाखों परमाणु हो सकते हैं, तो यदि हम परमाणु की गणना करना चाहें किसी पदार्थ के परमाणुओं की, तो हम गणना किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए आखिर किस संख्या को लेंगे। जैसा कि आप जब हमारे पास वस्तुएं ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं, जैसे आप अपनी किताबें हैं, बुक्स हैं, तो आप उनको जो बुक्स या किताबें जो होती हैं आपकी, वो दर्जन में आप काउंट करते हैं या ग्रुस में काउंट करते हैं, तो उनमें संख्या दर्जन जो है वो 12 को निरूपित करती है और ग्रुस जो है वो 144 की संख्या को निरूपित करता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास बहुत सारे परमाणु हैं किसी एक तत्व के और हमें उनको निरूपित करना है, तो हम किस संख्या से उनको निरूपित करेंगे, तो हमारे पास एक शब्द आता है मोल। वह किस प्रकार से करता है, 1 मोल जो है वह 6.022 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻23, इतने जो है परमाणु 1 मोल को निरूपित करते हैं। परमाणु या अणु उस पदार्थ के 1 मोल को निरूपित करते हैं, 1 मोल के बारे में बताते हैं, और इस संख्या को हम नाम जो है अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं 1 मोल को। तो अब ये हमारे पास ये आता है कि हम मोल को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह उसके 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल जो संख्या होती है उसमें जो परमाणु होते हैं उस पदार्थ के वह होते हैं 6.022 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻23 से। यह हमें 1 मोल बताएगी उस तत्व के परमाणु या फिर अणु के बारे में। तो जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया कि ऑक्सीजन की जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या है वह 16 यूनिट है। इसका मतलब यह है कि उसका जो मोलर द्रव्यमान वो कितना हो गया हमारे पास 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम जो है वह 1 मोल ऑक्सीजन के बराबर होगा। और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻23 से, उतने ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया अणु का, तो एक मैंने H2O अणु का एग्जाम्पल लिया, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो हमने अभी परिकलित किया था 18 यूनिट होता है। तो 18 ग्राम H2O किसके बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि मोलर द्रव्यमान या जो आणविक द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ का वह 1 मोल के बराबर होता है। यानी हमारे पास 18 ग्राम जो जल होगा वह 1 मोल के बराबर होगा, और उसमें फिर संख्या हमारे पास 1 मोल में निश्चित है 6.022 गुणा 10⁻23। अब यहाँ क्या हो गए, H2O के अणु हो गए, इतने अणु है उसके अंदर 18 ग्राम में। तो हमें ये देखना है हम अणु की काउंट कर रहे हैं या हम परमाणु की काउंट कर रहे हैं। परमाणु के केस में जितना उसका मोलर द्रव्यमान होगा, जितना उसका परमाणु का द्रव्यमान होगा वह 1 मोल के बराबर होगा, और उसी प्रकार से जितना हमारे पास किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होगा वह भी 1 मोल के बराबर होगा। अभी हमारे पास एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें यदि मान लो मोल की संख्या परिकलित की गई है, हमारे पास यदि किसी परमाणु या अणु की संख्या दी हुई, उसकी मात्रा दी हुई है,
और हमें पता करना है कि उसके मोल कितने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हीलियम जो है हमारे पास 52 ग्राम दिया हुआ है और हमें बताना है कि बताओ 52 ग्राम में हीलियम के कितने मोल होंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है मोल संख्या के लिए। मोलर दिया गया द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग करते हैं। दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, कितना बताया हमने, 52 ग्राम हीलियम दिया हुआ है और मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना है, 4 है। तो मैंने 52 को 4 से डिवाइड कर दिया तो मोल संख्या कितनी आ गई, 13 मोल। इसका मतलब यह है 52 ग्राम हीलियम में हीलियम के 13 मोल है। तो इस प्रकार से हम, यदि हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है तो उससे हम मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान हमें पता है तो उससे हम मोल की संख्या को परिकलित कर सकते हैं।